हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री संग्रह। माय नेम इज दीक्षा और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, मजा आएगा पढ़ने में। मेरे साथ साथ बने रहो और साथ साथ नोट्स बनाते रहो। इसी के साथ साथ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब करो, एज वेल एज पुट द बेल आइकन, उस बेल आइकन पर क्लिक करो जिससे आगे आने वाली अपडेट से आप कनेक्टेड हो। ओके, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो गाइस ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर 1 सोल्यूशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप जाओ जाकर वहां पर प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट से देखो। एक दो टॉपिक बचे हैं उसको हम कवर अप कर लेंगे, साथ ही साथ उनके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को भी हम वहां कवर कर लेंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट यूनिट, दैट इज योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। राइट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मजा आएगा पढ़ने में, साथ साथ चलते रहो भाई। चलिए ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, दैट इज योर कि ये आपके दो वर्ड से मिलके बना है, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री। राइट, सबसे पहली बात यहाँ पर आपको इस वर्ड से ये तो पता चल रहा होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपके पास इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री से रिलेटेड चीजें चलने वाली हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती हुई नजर आएगी, एज वेल एज केमिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती हुई नजर आएगी। दो आपके पास यहाँ रिएक्शन होंगी, इलेक्ट्रिकल केमिकल में कन्वर्ट, केमिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट। अब उसके कन्वर्जन के बेसिस पर हम यहाँ पर कुछ चीजों को डिस्क्राइब करते हैं। उससे पहले मैं आपको तीन बेसिक डिफरेंस बताऊंगी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल काइनेटिक्स में क्या डिफरेंस है। राइट, तीनों में हम ये रिएक्शंस पढ़ते हैं, लेकिन क्या डिफरेंस है। अगर मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूं दोस्तों, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपकी वो ब्रांच है दैट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप केमिकल एनर्जी बना सकते हैं, एज वेल एज आप केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बना सकते हैं। राइट, दूसरी बात अगर मैं आपसे करूं, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ये तीनों ब्रांच नॉर्मली आपके पास क्या होता है इनमें। थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं आपसे बात करूं, थर्मोडायनेमिक्स वो ब्रांच है जिसमें आप हीट के ट्रांसफर से डील करते हो। राइट, दोबारा सुनो, थर्मोडायनेमिक्स वो ब्रांच है जिसमें आप हीट के ट्रांसफर से डील करते हो, किसके किसके बीच में, बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। राइट, यही अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स की बात करूं, तो केमिकल काइनेटिक्स नेक्स्ट यूनिट है हमारी, उसको हम कवर करेंगे, पहले लेक्चर को कंप्लीट कर ले। केमिकल काइनेटिक्स में आपको क्या पढ़ना है, केमिकल काइनेटिक्स में आपको पढ़ना है कि रिएक्शन की स्पीड कैसे बताते हैं या उसकी रेट कैसे बताई जाती है। ठीक है, अगर रिएक्शन की स्पीड या उसकी रेट बतानी है, देन यू हैव टू स्टडी अबाउट द केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर हुआ। और ट्रांसफर कैसे हो रहा है एनर्जी का, वो आप थर्मो में पढ़ते हो, और कन्वर्जन कैसे हो रहा है वो हम इलेक्ट्रो में पढ़ते हैं। राइट, तो ये तीन ब्रांच थी। तो आइए शुरू कर रहे हैं अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आखिरकार कैसे कैसे रिलेट करती है। ओके, देखो भाई, मैंने आपको बताया यहाँ पर दो चीज का कन्वर्जन होते हुए नजर आता है। किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, एज वेल एज आपके पास केमिकल एनर्जी का। ठीक है, दो चीज का कन्वर्जन है। अब यहाँ अगर सपोज करो इलेक्ट्रिकल अगर केमिकल में कन्वर्ट हो रही है या केमिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है, तो हमें क्या क्या प्रोसेसेस देखने को मिलते हैं। क्लियर हुआ इतनी बात। देखो, दो तरीके के सेल आपको यहाँ पढ़ने को मिलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। आपको दो तरीके के सेल्स पढ़ने को मिलेंगे। वो सेल कौन से होते हैं, वो सेल है आपके पास दैट इज योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरा आपके पास है दैट इज योर इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दैट इज योर इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डिफरेंस क्या है। राइट, ये दो तरीके के सेल आपको पढ़ने हैं, पूरी आपकी इलेक्ट्रो इसी से भरी हुई है। ओके, अब इन दो सेल में क्या डिफरेंस है, आइए वो जानते हैं। देखो, अगर आपकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो ऐसा काम कौन करता है, ये करते हैं आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक है, इसको कौन करता है, ये करता है आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक
केमिकल सेल। ठीक है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं और इसे हम वोल्टेक सेल भी बोलते हैं। दोबारा से, अगर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो ये आपका जो सेल करता है, ये कौन करता है? दैट्स योर गैल्वेनिक सेल, वोल्टेक सेल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मेनली हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नाम से जानते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी मैं अगर आपसे बात करूं कि भाई आपकी अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट, उसी का अगर उल्टा हो जाए, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो रही है किसमें? केमिकल एनर्जी में, यानी कि आप इलेक्ट्रिसिटी देकर उसमें आप केमिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, राइट। तो ऐसी जो सेल्स होते हैं, दीज आर योर इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊं ना, तो जो आपके घर में बैटरीज होती है, इन्वर्टर्स जो बैटरी होती है, ठीक है, इन्वर्टर की जो बैटरी होती है ना, ये आपके पास किसका एग्जांपल है? इलेक्ट्रोलिटिक का। आप याद करो, आपको सबसे पहले आप उसे चार्ज करते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पर हम उसे चार्ज करते हैं, फिर बाद में वो चार्ज बैटरी आपके घर में क्या करती है? जो केमिकल रिएक्शन करती है और वहां पर क्या प्रोड्यूस होता है? मतलब इलेक्ट्रिसिटी आपके पास आपके घर पर आती है। तो क्या है? केमिकल एनर्जी से, सॉरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी हो रही है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का अगर मैं बेहद इंपॉर्टेंट एग्जांपल दूं, दैट इज योर डेनियल सेल। हम पढ़ेंगे आगे डेनियल सेल के बारे में, आगे हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली डेनियल सेल क्या होता है, राइट। ये हम पढ़ने वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल होता है आपके पास, राइट। अमलगम का एक सेल होता है, ठीक है। ये सारे सेल आपके पास क्या होते हैं? दीज आर योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इन सारी सेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे आगे फर्दर। ठीक है, समझ में आई इतनी बात कि क्या डिफरेंस है बिटवीन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड द इलेक्ट्रोलिटिक सेल? जल्दी से बताओ भाई, इज दैट क्लियर? अगर आपको कोई क्वेरी है, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कि मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, राइट। वेट अ मिनट गाइस। ओके, तो नेक्स्ट वी मूव टू अवर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज योर डेनियल सेल। ठीक है, डेनियल सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, पढ़ते हैं भाई इसके बारे में। एक एक पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, एक एक पॉइंट आपको लिखना है इसमें, ठीक है। चलो, डेनियल सेल किसका एग्जाम्पल है? सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि ये हमारे पास एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। ठीक है, किसका? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। ये बात मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? जो केमिकल एनर्जी से आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अच्छा, इसमें खास बात क्या है जो आपको याद रखनी है? दैट इज योर कि यहाँ पर हमारे पास दो कंटेनर्स होते हैं, राइट। यानी कि ये ऐसा सेल है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर में होती हुई नजर आती है। ऑक्सीडेशन, यू नो इट वेरी वेल ना, जहां पर मेटल का ऑक्सीडेशन चार्ज बढ़ जाता है, या यू कैन से मेटल कैन इजिली लूज योर इलेक्ट्रॉन्स, राइट। रिडक्शन क्या है? जहां पर मेटल का चार्ज घट जाता है, एज वेल एज वहां पर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? गेन कर लेता है। इज दैट क्लियर? तो ये होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन अलग सेल में हो रहा है और रिडक्शन अलग सेल में हो रहा है, उसको हम बोलेंगे वो आपके सेपरेट कंटेनर्स में हो रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऐसा ही होता हुआ नजर आता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग सेल में होते हैं। ठीक है, दो कंपार्टमेंट है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग रिएक्शन, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। अब कुछ ऐसा इसका अपैरेटस होता है, जरा देखो, मैंने आपको क्या बोला कि भाई यहाँ पर दो कंटेनर होते हैं, एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है। क्लियर हुई? अब क्या होगा, यहाँ पर कोई आपके पास मेटल्स लिए हैं, मेटल्स, एक मेटल रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा, एक मेटल आपका ऑक्सीडाइज होता हुआ नजर आएगा।
जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होगी और केमिकल रिएक्शन होने की वजह से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन के फ्लो होगा और वहां पर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती हुई नजर आएगी। आइए जानते हैं इसका आपके पास अरेंजमेंट कैसा होता है कुछ। ठीक है, अरेंजमेंट जानते हैं गैल्वेनिक सेल का। गैल्वेनिक सेल में आपके पास 2 बीकर्स होते हैं। देखो जैसे मैंने इसमें बताया 2 बीकर होते हैं। दोनों बीकर आपके पास क्या होता है, पहले में आपने क्या लिया, ZnSO4 लिया, दूसरे में आपने कॉपर सल्फेट लिया और दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, 1 मोलर 1 मोलर ली हुई है। क्लियर है? जो आपने इलेक्ट्रोलाइट इसमें लिया है 1 मोलर ZnSO4 एंड इसमें लिया है 1 मोलर कॉपर सल्फेट। समझ में आई इतनी बात? 2 कंपार्टमेंट है। फिर हमने क्या करा, ZnSO4 में जिंक की रॉड डिप करी और कॉपर सल्फेट में हमने कॉपर की रॉड को डिप किया हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट यही है कि जिंक रॉड इज डिप्ड इन द ZnSO4 व्हाइल कॉपर रॉड इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, जो रॉड है, दीज रॉड्स आर नोन एज योर इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ये रॉड जो आपको दिख रही है ना, ये रॉड्स को बोला जाता है दीज आर इलेक्ट्रोड। ओके, अब दोनों इलेक्ट्रोड को आपने क्या करा, एमीटर से कनेक्ट कर दिया, जिससे अगर कोई करंट का पासेज होता है तो वी कैन डिटेक्ट दैट। ओके, नेक्स्ट है आपके पास सॉल्यूशन इन 2 बीकर्स आर कनेक्टेड बाय एन इन्वर्टेड U ट्यूब दैट इज नोन एज सॉल्ट ब्रिज। दिस इज द बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड सॉल्ट ब्रिज। क्या होता है हमारे पास, एक दोनों कंटेनर आपके पास एक उल्टे इन्वर्टेड ट्यूब से कनेक्ट होते हैं। इस ट्यूब को हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, देखो ये आपके पास एक ट्यूब है उल्टा यू शेप का, इसको बोला जाता है सॉल्ट ब्रिज। आखिर क्यों बोलते हैं इसे सॉल्ट ब्रिज, क्या फंक्शन होता है, इसको आगे पढ़ने वाले। ओके, सॉल्ट ब्रिज कंसिस्ट ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट। इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, दैट इज KCl, KNO3, NH4NO3, जो कोई भी केमिकल चेंज नहीं करते हैं। अच्छा देखो, मैं एक बात बताती हूँ आपको, ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है, इस सॉल्ट ब्रिज में कुछ आपके पास क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं। सॉल्ट्स लाइक योर KCl, पीछे मैंने आपको बताया KCl होता है इसके अंदर। ठीक है, NH4NO3 टाइप के आपके पास सॉल्ट होते हैं। आखिरकार ये जो सॉल्ट होते हैं, ये सॉल्ट आपके इस क्या कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज में एक जिलेटिन या फिर यू कैन से जेली के अंदर सैचुरेटेड रहते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो मतलब यही सॉल्ट क्यों लेते हैं, इन सॉल्ट को लेने का रीजन ये है कि यहाँ पर इनकी जो मोबिलिटी है, ठीक है, इनकी जो माइग्रेट करने की टेंडेंसी है, इनके कैटायन एज वेल एज इनकी एनाइन की, वो बराबर होती है। तो कुछ स्पेसिफिक सॉल्ट ही लिए जाते हैं इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर। हम हर कोई सॉल्ट को प्रोड्यूस इसमें नहीं कर सकते, राइट, सॉरी, हर कोई सॉल्ट यहाँ पर लिया नहीं जाता है। तो नेक्स्ट आपके पास है द 2 ओपनिंग। अच्छा, उसके बाद कुछ नहीं किया, उसके बाद इन्होंने इस ओपनिंग में क्या कर दिया है, कॉटन प्लग लगा दिए हैं, जिससे कि मतलब जब आप मतलब कॉटन प्लग इसलिए लगाए हैं कि इससे सिर्फ आयंस माइग्रेट कर सके। ओके, तो ये ओवरऑल इसका क्या है, सेटअप है। समझ में आया क्या किया है, दोबारा से एक बार बताती हूँ। 2 कंटेनर लिए हैं, पहले कंटेनर में जिंक सल्फेट भरा है, दूसरे कंटेनर में कॉपर सल्फेट भरा है। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर 1 मोलर है। जिंक सल्फेट में आपने जिंक का इलेक्ट्रोड डाला है, कॉपर सल्फेट में आपने कॉपर का इलेक्ट्रोड डाला है। इन इलेक्ट्रोड को हमने अमीटर से कनेक्ट किया है और 2 कंटेनर को हमने इन्वर्टेड यू ट्यूब से कनेक्ट किया है, जिसको हम सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक बात और बताऊंगी, ये जो आपके पास 2 कंटेनर है, इनको हम बोलते हैं हाफ सेल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाफ सेल्स। हाफ सेल क्यों, क्योंकि ये हमारा एक हाफ सेल है, फर्स्ट हाफ सेल, ये हमारे पास दूसरा हाफ सेल है। क्लियर हुई इतनी बात? आगे बात करते हैं। अरेंजमेंट समझ में आ गया? इस अरेंजमेंट को आप कॉपी पे, मतलब इसके जो भी पॉइंट्स हैं आप कॉपी पे लिख लेना। अगर इसकी आपको क्या कहते हैं PDF चाहिए, देन यू कैन गो टू द टेलीग्राम चैनल, वहां से आप इसकी PDF को कलेक्ट कर सकते हो। ओके फाइन, नेक्स्ट है हमारे पास, अब आपने सेटअप तो कर दिया। अब सेटअप होने के बाद जैसे ही आपने इसमें की इंसर्ट की होगी, राइट, तो क्या होता हुआ नजर आएगा आपको। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन होती है, अरे कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ऑब्जर्वेशन भी होती है उसमें।
तो उस ऑब्जर्वेशन को देखते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या होगी? सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है कि भाई जिंक रॉड आपको धीमे 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 क्या होती हुई कि अपनी वेट को लूज करते हुए दिखाई देगी, यानी कि खत्म होती हुई दिखाई देगी। जिंक रॉड गेट डिप्लीटेड, ठीक है, डिप्लीशन होना उसका स्टार्ट हो जाएगा। देखो दिखाती हूँ, जैसे ये आपके पास एक पिक्चर है, इस पिक्चर में अगर आप ध्यान से देखो तो इस पिक्चर में आपके पास क्या है कि भाई जिंक जो ये रॉड है, ये जिंक रॉड आपकी क्या हो रही है, धीमे 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 खत्म हो रही है। साथ ही साथ जो कॉपर की रॉड है वो नीचे से आपकी मोटी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि कॉपर इसमें डिपॉजिट होता जा रहा है। कैसे? क्योंकि कॉपर सल्फेट टूटा, कॉपर के आयन इसमें डिपॉजिट हो रहे हैं इस इलेक्ट्रोड पर, ठीक है। इस वजह से क्या हो रहा है कि जो जिंक की कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, देखो जिंक रॉड ग्रेजुअली लूजेस वेट, concentration of Zn+2 ion in ZnSO4 solution increases, यानी कि जैसे ये आपका रॉड डिप्लीट होगा, जिंक क्या होगा, यहाँ पर आपका ऑक्सीडाइज होता हुआ नजर आता है। क्यों? क्योंकि जो जिंक की रॉड है, पहले जो आपकी ये जिंक की रॉड थी, ठीक है, जिंक आपके पास सिर्फ सॉलिड मेटल था, ठीक है। जैसे ये आपका जिंक सल्फेट से रिएक्ट करा, देन आपके पास जिंक कन्वर्ट हो गया Zn+2 में। अब इस Zn+2, ये जो आपका सॉल्यूशन है, इसमें आपको Zn+2 के आयन ज्यादा होते हुए नजर आएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले तो आपके पास सपोज करो ZnSO4 का सॉल्यूशन था, इसमें आपके पास लिमिटेड अमाउंट के Zn+2 और SO4 थे। अब क्योंकि ये रॉड डिप्लीट हो रही है, खत्म हो रही है, तो यहाँ से मोर अमाउंट ऑफ Zn+2 आयन क्या होंगे, इसमें माइग्रेट होंगे, जिस वजह से यहाँ पर आपको पॉजिटिव चार्ज और यू कैन से Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती हुई नजर आएगी, राइट। यहाँ पर आपके पास Zn+2 इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। अब एक बात बताओ, अगर Zn है, Zn अगर Zn+2 में ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा भाई, यहाँ से आपका 2 इलेक्ट्रॉन का रिलीज होगा, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हुए नजर आएंगे। क्लियर हो गई? सिमिलरली अगर मैं इसमें बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा, Copper+2 आपका यहाँ डिपॉजिट होता जाएगा, और डिपॉजिट होता जाएगा तो Copper+2 आपका कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर मेटल में, सॉलिड में, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन से जो कॉपर आपका निकला है ना, वो कहाँ डिपॉजिट होगा, कॉपर की इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होता जाएगा। क्लियर हुआ? अब क्या होगा, क्योंकि Copper+2 यहाँ पर कॉपर में कन्वर्ट हुआ है जीरो में, तो इसने क्या किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लिया होगा। इतना आपका सेटअप समझ में आ रहा है, इसमें हुआ क्या है? ओके, ओके। तो यहाँ पर यह ऑब्जर्वेशन आपको नजर आएगी। इसका स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ देती हूँ एक बार, कि जिंक रॉड ग्रेजुअली लूजेस वेट, concentration of Zn+2 in ZnSO4 solution increases, कॉपर डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड, ये कॉपर डिपॉजिट होगा लेकिन जिंक आपका डिप्लीशन होगा, ओके। और Copper+2 इन मतलब कॉपर सल्फेट से उसकी जो कंसेंट्रेशन है वो डिक्रीज होती हुई नजर आएगी, Zn+2 की बढ़ेगी और Copper+2 की डिक्रीज होगी। ये सारे स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं कि किसकी कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, किसकी कंसेंट्रेशन घट रही है, समझ में आया? और लास्ट स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा एक्सटर्नल सर्किट में फ्रॉम जिंक टू कॉपर, ठीक है। क्यों इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, जरा देखो, यहाँ पर हमें पता है इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना शुरू होगा, और निकलते निकलते ये कॉपर पर जाकर, कॉपर सॉल्यूशन में जाकर के माइग्रेट हो जाएगा, जहां पर ये Copper+2 उन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर रिड्यूस हो जाएगा और कॉपर इलेक्ट्रोड पर जाकर चिपक जाएगा, ओके। ये था इसका ऑब्जर्वेशन तो समझ गया, बेसिकली मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी वर्किंग भी समझा दी है, पर अभी वर्किंग बाकी है, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, हम इसका ऑब्जर्वेशन पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं वर्किंग, ये सेल आखिरकार वर्क करता कैसे है ना, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बात करते हैं सेल की वर्किंग की। भाई इतना सुंदर डायग्राम बनाया, जाकर अपनी कॉपी पर इसी तरीके से बनाना, सारी चीजें समझ में आएंगी, ओके। अब
हैं बर्गेंडी। चलिए, क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा? सबसे पहले क्या हुआ होगा, क्योंकि भाई जिंक रॉड जो है, जिंक रॉड सबसे पहले जाकर अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, वो ऑक्सीडाइज होना चाहेगी और सबसे पहले वहीं पर ऑक्सीडेशन होगा। जिंक रॉड डिप्लीट करने लगी, खत्म हो रही है और ऑक्सीडेशन होता हुआ वहां नजर आ रहा है, पहला प्रोसेस। ठीक है, ये कहाँ हो रहा होगा? जिंक वाले कंपार्टमेंट में होता हुआ नजर आएगा। अब बात करें कॉपर वाले कंपार्टमेंट में, क्या होगा कि भाई कॉपर रिड्यूस हो रही होगी। ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ इस वाले में, कि इसमें यहाँ क्या हो रहा होगा, कॉपर रिड्यूस हो रही होगी और आपके पास, हाँ, कॉपर रिड्यूस हो रही है, कॉपर रिड्यूस्ड, ठीक है, और आपके पास जिंक क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज। ठीक है, ये बात समझ गए। और ऑक्सीडाइज होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, यानी कि धीरे 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 क्या होगा, धीमे 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 ये जिंक रॉड आपके पास खत्म होती जाएगी और कॉपर की रॉड आपकी मोटी होती जाएगी। ठीक है, ये पतली होगी और ये यहाँ पर ये मोटी होती जाएगी। आगे पढ़ते हैं कि क्या ये प्रोसेस चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, और चलेगी भी तो आखिर कब तक चलेगी, है ना? कुछ एक टेंडेंसी तो होगी चलने की उसकी। ऐसा तो नहीं है कि कॉपर की जिंक रॉड खत्म हो जाएगी और कॉपर रॉड बिल्कुल मोटी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा क्या? चलो देखते हैं ऐसा क्या होता है। ठीक है, देखो अब, अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं यहाँ पर, देखो जिंक रॉड ऑक्सीडाइज हो रही है, ठीक है, यानी कि जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक मैं आपको यहाँ बताती हूँ, जिंक यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का, राइट, जिंक का ऑक्सीडेशन, और कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है ना, उस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं उस इलेक्ट्रोड को? एनोड बोलते हैं। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उस इलेक्ट्रोड को हम एनोड बोलते हैं। क्लियर हुआ? यही बात करें जिस इलेक्ट्रोड पर आपका रिडक्शन होगा, समझ में आ रहा है, जिस इलेक्ट्रोड का आपका रिडक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। ओके, दोबारा से, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा दैट इज एनोड, जिस क्या कहते हैं इलेक्ट्रोड पर आपका रिडक्शन होगा वो आपका कैथोड होगा। क्लियर हुई इतनी बात? अब हम एक बात और, आपको पता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का रिलीज हो रहा है, क्योंकि जिंक यहाँ से ऑक्सीडाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से माइग्रेट होकर कॉपर की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये जो टर्मिनल तुम्हारा होगा, है ना, ये जो टर्मिनल होगा दैट इज योर नेगेटिव टर्मिनल। कैसा होगा? नेगेटिव टर्मिनल होगा। क्यों? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन जाएगा किधर? क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, तो दिस इज योर पॉजिटिव टर्मिनल। ये कौन सा टर्मिनल होगा? पॉजिटिव टर्मिनल होगा। कौन सा? पॉजिटिव। ओके, कैसे नेगेटिव पॉजिटिव पता लगाया, ये बात समझ में आ गई? नेगेटिव पॉजिटिव कैसे पता लगाया? दैट इज योर, कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है नेगेटिव टर्मिनल, जहां से इलेक्ट्रॉन आपके पास कन्वर्ट मतलब माइग्रेट कर जा रहा है दैट इज योर पॉजिटिव टर्मिनल। क्लियर इतनी बात? तो इस चीज को ना हम एक शॉर्ट ट्रिक से याद करते हैं, वो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ क्या क्या हो रहा है? अभी तक समझ में आया कि जिंक रिड्यूस हो रही है, सॉरी जिंक ऑक्सीडाइज हो रही है, कॉपर रिड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है जिंक से कॉपर की तरफ। ओके, अब वही बात कि कब तक फ्लो होगा भाई। अब सुनो मेरी बात, आफ्टर सम टाइम क्या होता है, ये आपकी रिएक्शन में स्टॉप हो जाती है। ठीक है, कुछ टाइम बाद ये रिएक्शन आपकी स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। और ये कब रुक जाती है मैं आपको समझाती हूँ। देखो आपने यहाँ पर क्या लिया है, ध्यान से देखना, एक मिनट, लेट मी जस्ट क्लियर दिस। ओके, अच्छा अभी इधर देखो, आपने क्या करा है, दोनों की कंसंट्रेशन कितनी ली है, 1 मोलर ली है, राइट। जब आप 1 मोलर ZnSO4 ले रहे हो और 1 मोलर कॉपर सल्फेट ले रहे हो, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस इनमें जनरेट होता है ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस आपका 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है।
ठीक है, 1.1 शायद वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेट मी जस्ट चेक अप, दैट इज 1.1 वोल्ट, ओके सॉरी, दैट इज योर 1 वोल्ट होता है या 1.10 वोल्ट, ओके। अब मेन बात ये है कि जब तक यहाँ पर आपने, चलो इस चीज को छोड़ो, मैं इसको और इजी तरीके से समझाती हूँ। अभी आपके पास क्या है, मैंने आपको बताया कि सेल रिएक्शन रुक गई है। अब सेल रिएक्शन रुक जाएगी, अब क्या होगा भाई, अब आप कैसे करोगे? अब इसका दोबारा शुरू कराने का काम कौन करता है? इसको दोबारा शुरू कराने का काम करता है दैट इज योर सॉल्ट ब्रिज। कौन काम करता है इसको दोबारा शुरू कराने का? दैट इज योर सॉल्ट ब्रिज, ओके। सॉल्ट ब्रिज का क्या काम होता है? देखो, ये रिएक्शन रुक गई। अब इस रिएक्शन रुकने की वजह क्या है? रुकने की वजह ये है कि यहाँ इस सॉल्यूशन में आपको Zn+2 इतना ज्यादा चार्ज इतने हो जाएगा, इतना Zn+2 हो जाएगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि ये रिएक्शन अब फर्दर होने नहीं पाएगी। सिमिलरली यही कॉपर सल्फेट के पास होगा। कॉपर सल्फेट में आपके पास क्या होगा, क्योंकि कॉपर आपका क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है इस पर, है ना, इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो गया। अब सारा कॉपर तो यहाँ से खर्च हो गया, अब कौन बचा? SO4 2- बचा। अब भाई SO4 2- बचा है तो ये तो ओवरऑल क्या हो गया आपके पास, बताओ। यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि ये रिएक्शन आपके पास रुकने, मतलब रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई नेगेटिव चार्ज आपके पास कैथोड पर ड्यू टू SO4 की वजह से, और आपके पास क्या होगा, यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा आपके पास, किसमें? एनोड पर। क्यों? क्योंकि Zn+2 होगा यहाँ पर SO4 2- होगा। क्लियर हो गई इतनी बात? अब सुनो, अब इसको दोबारा शुरू कराने का कौन आएगा? दैट इज योर सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में क्या होगा? सॉल्ट ब्रिज में जो आपके पास KCl नाम का एक सॉल्ट है ना, ये KCl नाम का सॉल्ट डिसोसिएट होगा किसमें? K+ और Cl- में। दिस KCl, ये KCl डिसोसिएट होगा K+ और Cl- में। अब Cl- क्या होगा, मतलब डिसोसिएट हुआ, तो क्योंकि ये कंपार्टमेंट तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज है ना, वेट अ मिनट, हमें पता है ये कंपार्टमेंट हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसको किसकी जरूरत है? नेगेटिव चार्ज की। तो ये Cl माइग्रेट कर कर यहाँ पर जाएगा। सिमिलरली यही बात करें किसकी? इस वाले कंपार्टमेंट की, तो इस कंपार्टमेंट में क्या होगा? इस कंपार्टमेंट में हमारे पास SO4 नेगेटिव ज्यादा है, यानी कि ये कंपार्टमेंट हमारा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज हो गया ये सोल्यूशन। तो यहाँ पर दोबारा से इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन जाएगा? K पॉजिटिव जाएगा। तो नेगेटिव आपको यहाँ से जाता हुआ नजर आएगा और K पॉजिटिव यहाँ जाता नजर आएगा, जिस वजह से ये ओवरऑल सॉल्यूशन को क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा। अब जैसे ही इसने न्यूट्रल करा, हमें मतलब इसको लगा कि ये न्यूट्रल हो गया है, दोबारा से जिंक रॉड डिप्लीट होना स्टार्ट होगी, दोबारा से इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका शुरू, मतलब चलना स्टार्ट होगा जिंक से कॉपर की तरफ। इस तरीके से रिएक्शन आपकी प्रोसीड होती है। क्लियर हुई इतनी बात? यानी कि जो रिएक्शन आपके बीच में रुक गई थी, उस क्या कहते हैं, रिएक्शन को दोबारा चालू कराने का काम किसने करा? सॉल्ट ब्रिज ने करा। इस सॉल्ट ब्रिज ने हमारे पास ओवरऑल आपके सर्किट को कंप्लीट कर दिया, है ना, ओवरऑल सर्किट को कंप्लीट करती है, और कंप्लीट करने से आपके पास रिएक्शन क्या होती है? दोबारा स्टार्टअप हो जाती है, ठीक है। अब आप खुद देखो, जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, हमें पता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां तक हो रहा है? जिंक से कॉपर की तरफ हो रहा है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर तरफ फ्लो कर रहे हैं तो करंट कहाँ जाएगी? करंट आपकी कॉपर से किसकी तरफ जाएगी? जिंक की तरफ जाते हुए नजर आएगी। समझ में आ गया इतनी बात? ये है आपकी ओवरऑल वर्किंग ऑफ द सेल। आप चाहें तो इसके पॉइंट्स को लिख सकते हो। एक बार मैं पॉइंट्स आपके पास पढ़ देती हूँ, ठीक है। After some time, there is a accumulation of the positive charge on anode due to reduction of copper to copper sulfate. Sorry, copper. There is a extra negative charge on cathode due to the SO4 वही बताया आपको। Due to the flow of electron from zinc to copper ion will stop and cell stop working. यानी कि आपके पास सेल का सेल जो वर्क कर रहा था वो बंद हो जाएगा।
Now accumulation of the charges in the two half cell is prevented by using salt bridge, यानी कि उन चार्जेस का एक्यूमुलेशन को खत्म करने के लिए कौन सामने आएगा, दैट इज योर सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज आपका काम करेगा, ये क्या करेगा, इट प्रोवाइड पैसेज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन इंटरनल सर्किट, यानी कि देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो थ्रू एक्सटर्नल सर्किट होता है, लेकिन जो क्या कहते हैं फ्लो ऑफ चार्ज होता है बाय द सॉल्ट ब्रिज, दैट इज थ्रू योर इंटरनल सर्किट, ठीक है। When the concentration of Zn plus 2 ion increases, sufficient number of Cl minus ion migrate from salt bridge to anode, यानी कि salt bridge से एनोड की तरफ जाएंगे और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेंटेन कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर होगा, वहां पर आपके पास K प्लस जाएंगे सल्फेट के पास और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर देते हैं, ठीक है। ये हुई आपके पास ओवरऑल सेल रिएक्शन कंप्लीट। क्लियर हुई, अच्छे से समझ में आई। अब एक बात मैं आपको पहले बता रही थी जो मैंने बीच में छोड़ दी थी, कि जो डेनियल सेल होता है ना, इसका ईएमएफ आपके पास 1.10 वोल्ट होता है, ठीक है, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है। ओके, जो डेनियल सेल होता है इसका ईएमएफ 1.10 वोल्ट होता है। अब अगर यहाँ पर एक बार जरा ध्यान से देखो, यहाँ कुछ मुझे पॉइंट आपको बताने हैं कि अगर सपोज करो जब आपके पास, लेट मी चेंज द हाइलाइटर कलर, जब आपके पास ई एक्सटर्नल यानी कि एक्सटर्नल जो वोल्टेज है या एक्सटर्नल ईएमएफ, सॉरी वी कैन से एक्सटर्नल ईएमएफ हियर, अगर ये एक्सटर्नल ईएमएफ आपका 1.1 वोल्ट से कम है, ठीक है, तो क्या होता हुआ नजर आएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर आपके पास जो करंट है वो जिंक से कॉपर की तरफ ही जाएगी, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स आपके जिंक से कॉपर की तरफ जाएंगे जैसे चल रहे थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा बस याद रखो। दिक्कत कब आएगी, जब आपके पास ये वोल्टेज ज्यादा हो जाएगी, क्या कंडीशन होगी हम पढ़ते हैं, करंट उल्टी जाएगी कॉपर से जिंक, जिंक आपका एनोड पर डिसॉल्व होगा और कॉपर आपका कैथोड पर डिपॉजिटेड होगा। ये तो तब हो रहा है जब आपका ये एक्सटर्नल 1.1 से नीचे, जैसे ही आपका ये एक्सटर्नल पहुंच जाएगा कितना 1.1 वोल्ट, अब क्या होगा भाई, मैंने बताया जैसे ही 1.1 वोल्ट पहुंच गया अब रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि इस वाले कंपार्टमेंट में, एनोड वाले कंपार्टमेंट में आपके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा और कैथोड वाले कंपार्टमेंट में आपके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। किसकी वजह से, सल्फेट आयन की वजह से, और उधर जिंक के आयन की वजह से। क्लियर हुआ। फिर जब रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी तो ना इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, ना करंट का फ्लो होगा और ना ही कोई केमिकल रिएक्शन। ओके, तीनों में से कोई भी चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये तक बात आप समझ गए। अब अगर सपोज करो आपने अपनी थोड़ी एनर्जी लगाकर एक्स्ट्रा वोल्टेज क्या करे 1.10 से ज्यादा कर दिया, अब क्या होता हुआ नजर आएगा, मैंने क्या बोला, अगर आपने ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट से ज्यादा कर दिया, अब क्या करोगे भाई, अब क्या होगा, अब तो बिल्कुल उल्टा ही हो जाएगा, दुनिया उल्टी हो गई उसकी बिल्कुल, अब तो आपको पूरा सब कुछ उल्टा हो नजर आएगा, ठीक है। जो पहले इलेक्ट्रॉन तुम्हारे जिंक से कॉपर की तरफ जा रहे थे, अब तो इलेक्ट्रॉन भाई कॉपर से जिंक की तरफ जाएंगे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद रखनी है, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने तुम्हें बताया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक्सटर्नल वोल्टेज, एक्सटर्नल ईएमएफ का यहाँ बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन बदल जाती है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बदल जाती है, समझ में आया। और तो और जो आपकी करंट है वो जिंक से कॉपर की तरफ जाएगी, और जिंक, अब देखो पहले जो जिंक डिसॉल्व हो रहा था ना एनोड पे, अब वही जिंक क्या हो रहा है, जिंक इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो रहा है ना। पहले जो आपका जिंक डिसॉल्व हो रहा था, अब वो जिंक क्या हो रहा है, आपका डिपॉजिट हो रहा है, और कॉपर जो पहले डिपॉजिट हो रहा था वो अब क्या हो रहा है, that will be dissolved in copper electrode, यहाँ पर गलत लिख गया है, this copper is dissolved, ओके, कॉपर डिसॉल्व हो रहा है यानी कि कम होता जा रहा है, जिंक की रोड मोटी होती जा रही है। तो ऐसा कब देखने को मिलेगा, जब ई एक्सटर्नल आपका ज्यादा हो जाएगा 1.1 वोल्ट से। समझ में आया। दिस इज ऑल अबाउट योर डेनियल सेल। डेनियल सेल में मैंने क्या क्या बताया, एक बार दोबारा से बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैंने उसका आपको
डायग्राम दिखाया कि भाई डायग्राम ऐसा होता है, अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, दोनों अलग अलग तरीके के, ठीक है। एक एनोड की तरह काम करता है, एक कैथोड की तरह काम करता है। इसमें मैंने आपको अरेंजमेंट बताई, कैसा कैसा अरेंजमेंट होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद मैंने इसकी वर्किंग बताई, कैसे वर्क करता है आपका। देन आफ्टर उसके बाद मैंने बताया कि एक्सटर्नल ईएमएफ का इस पर क्या फर्क पड़ता है, राइट। तो वो भी चीज आप यहाँ पर सीख चुके हो। अब आते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल लो, डेनियल सेल बोल लो, वोल्टेक सेल बोल लो, गैल्वेनिक सेल बोल लो, एक ही बात है। इस डेनियल सेल या जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, राइट। रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है। अच्छा, इसको सीखने से पहले मैं आप चलो पहले सिखा देती हूँ इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन है भाई, सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीडेशन वाला पार्ट लिखना है, ठीक है। क्या बोला, लेफ्ट हैंड साइड पर आपको ऑक्सीडेशन वाला पार्ट लिखना है, यानी कि याद रखो कहीं भी लेफ्ट हैंड साइड पर आपका जो ये दिया हुआ है, ये पार्ट ऑक्सीडेशन वाला है, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल बताता है, ओके। अगर इधर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड पर रिडक्शन हो रहा है, यानी कि ये पार्ट आपका क्या बताता है, रिडक्शन हाफ सेल बताता है। ये दिस इज योर रिडक्शन हाफ सेल एंड दिस इज योर रिडक्शन हाफ सेल एंड दिस इज योर ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है। दिस इज योर ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और जो ये बीच में साइन आपको दिख रहा है, ये साइन होता है किसका, दिस इज साइन ऑफ योर सॉल्ट ब्रिज। किसका साइन होता है दोस्तों, दिस इज द साइन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडेशन हमेशा होता है किस पर, एनोड पर। एनोड आपकी कैसी होती है, नेगेटिव चार्ज होती है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको याद करने का तरीका है दोस्तों, दैट इज योर एक मतलब कन्वेंशन निमोनिक्स दिया हुआ है याद करने के लिए, दैट इज योर लोन, LOAN। एक चीज याद कर लो बस, लोन मतलब होता है लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीडेशन होगा, O मतलब ऑक्सीडेशन, A मतलब आप कहाँ होगा ऑक्सीडेशन, एनोड पर होगा। और एनोड पर अगर आपके पास ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो टर्मिनल कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये लोन आपको समझ में आया, लोन क्यों है भाई, किस लिए मैंने लोन आपको बताया। लोन से हम यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि एक टर्मिनल जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पर है वहां ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो अनोड की तरह काम करेगा और नेगेटिव चार्ज होगा, ओके। तो दिस इज ऑल द रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब मैं आपको एक चीज समझाती हूँ, जरा देखना। मैं आपको थोड़ा बताती हूँ हाफ सेल के बारे में, है ना। यहाँ पर आपने हाफ सेल के बारे में पढ़ा, हाफ सेल पढ़ा, ठीक है। कैसी कैसी, सबसे ऑक्सीडेशन जो हाफ सेल थी, जहां पर जिंक आपके पास क्या हो रहा था, जहां पर आपके पास जिंक क्या हो रहा था, दैट इज योर Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा था और इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। ये देखो 0 चार्ज से 2 चला गया तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। यही अगर मैं रिडक्शन की बात करूं तो Cr+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन को लिया और लेने के बाद यहाँ पर कॉपर बना दिया, ये आपका रिडक्शन हो गया। ये दोनों क्या है, आपकी हाफ सेल है, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दिस इज योर रिडक्शन हाफ सेल, ओके। अगर मुझे इस हाफ सेल को फुल सेल में कन्वर्ट करना है, एक सेकंड, अगर मुझे इस हाफ सेल को फुल सेल में कन्वर्ट करना है तो फुल सेल को कैसे लिखा जाएगा भाई, फुल सेल को लिखने का तरीका है इन दोनों का समेशन। समेशन आप तभी कर सकते हो जब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम देखने को मिले। यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 ही होनी चाहिए। अगर नहीं है तो चाहे बाय मल्टीप्लाई और चाहे बाय डिवाइड आपको इसे सेम करना होगा, ठीक है। अभी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए।
कटने के बाद आपके पास क्या बचा, जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 से क्या बन रहा है आपके पास, Zn प्लस 2 प्लस का कॉपर। दिस इज द फुल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये आपकी क्या है, फुल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। समझ में आई? इज दिस क्लियर टू यू और नॉट? जल्दी से बताओ। राइट, अब अगर आपको ये समझ में आया तो मैं आपको एक इक्वेशन देती हूँ। ठीक है, आई एम गिविंग यू वन इक्वेशन। उस इक्वेशन की आपको क्या करना है, उस इक्वेशन की रिप्रेजेंटेशन एज वेल एज उसकी फुल सेल आपको रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, इक्वेशन है आपके पास कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन से बना कॉपर, Ni प्लस, या यू कैन से Ni, आई एम जस्ट टेकिंग इट रफली, ओके। हम इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कंपेयर नहीं करेंगे, बताऊंगी बाद में क्या होती है, मैं बस अभी आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। राइट, Ni प्लस एक इलेक्ट्रॉन, अगर ये दो रिएक्शन है तो आपको बताना है इसमें कौन सी ऑक्सीडेशन है, कौन सी रिडक्शन है, और इसको आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंटेशन भी करनी है। क्या क्या करना है आपको, क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन बतानी है एज वेल एज, हाँ रिप्रेजेंटेशन लिखनी है एज वेल एज फुल सेल रिएक्शन भी लिखनी है, फुल सेल रिएक्शन भी लिखनी है, दोनों काम करने हैं। ठीक है, पॉज करो, पॉज करने के बाद कर देखो भाई, कर लिया? चलो देखते हैं भाई। देखो ये हाफ सेल है, दिस इज योर ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दिस इज योर रिडक्शन हाफ सेल। करते हैं भाई, रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं इसकी। देखो हमने क्या करा, हमने दोनों को ऐड कर दिया। राइट, कहाँ गया, हमने दोनों को, ये निकल है, ऐड कर दिया। अब बताओ क्या हम इसे डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन हमारे पास 1 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 हो जाएगा। अब देखो, अब आप इसे ऐड कर सकते हो और यहाँ पर क्या करना है आपको, इस 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन कट गया। कटने के बाद आपके पास क्या बचेगा, कॉपर प्लस 2 प्लस का 2 निकल, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले एक तरफ लिख लेते हैं और राइट हैंड साइड वाले एक तरफ लिख लेते हैं, जो जो बचे होते हैं। तो ये बन गई हमारे पास फुल सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या है, फुल सेल रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब मुझे इसकी, सॉरी, फुल सेल रिएक्शन। अब मुझे अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगी, जरा चेक कर। ठीक है, देखो इसकी रिप्रेजेंटेशन लिखनी है, हम लेफ्ट हैंड साइड पर क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन लिखते हैं। बताओ यहाँ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, देखो निकल आपका 0 से निकल प्लस 2 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, निकल का हो रहा है। तो निकल को आप लिखो भाई, निकल किस में जा रहा है, निकल प्लस 2 में जा रहा है। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन वाला पार्ट लिख दिया। अब हमें क्या लगाना होता है, सॉल्ट ब्रिज लगाओ। सॉल्ट ब्रिज लगाने के बाद आपको रिडक्शन पार्ट लिखना है। रिडक्शन क्या हो रहा है, कॉपर प्लस 2 से कॉपर में जा रहा है। आपको यहाँ पर चाहो तो एक्वस भी लिख सकते हो, रिप्रेजेंटेशन में इसकी स्टेट भी लिख सकते हो, ये ठीक है, क्योंकि एक्वस आयंस है। बाकी ये रिप्रेजेंटेशन आपको लिखनी आनी चाहिए। पहले भी आपको क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन पार्ट, देन सॉल्ट ब्रिज, देन आपका रिडक्शन। क्या ये बात समझ में आई? इज दिस क्लियर टू यू एवरीवन? ओके, इसी के साथ हमारा आज का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम अपने लेक्चर में पढ़ेंगे अबाउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। अगर समझ में आया तो प्लीज जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल केमिस्ट्री संग्रह और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। हम डेली सेशन रखेंगे एट ओनली एंड ओनली 6 PM। आइए कनेक्ट करिए। कनेक्ट करने के साथ साथ अगर आपको कोई डाउट है तो देन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। इफ यू वांट कि अगर इसकी स्लाइड आपको चाहिए तो इसकी स्लाइड आपको
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी टेलीग्राम चैनल की। उस टेलीग्राम चैनल की लिंक से आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो और वहां से आप इसके पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। जो जो पढ़ाया जा रहा है डे टू डे आपको उसके पीडीएफ नोट मिलते जाएंगे। तो जल्दी से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू एवरीवन।